हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्टडी कॉर्नर में। आज हम सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, मानव कंकाल तंत्र। जी, जिसे स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, और ये विषय एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और दूसरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंकाल तंत्र है क्या। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला तो ये कि ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति देता है, एक ढांचा कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे दिल, फेफड़े, मस्तिष्क, हाँ, जो बहुत नाजुक होते हैं। हाँ, उन सबको ये सुरक्षा और सहारा देता है। और तीसरा, ये हमें चलने फिरने में गति करने में सहायता करता है। सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंकाल के बिना हमारा शरीर सिर्फ मांस का एक ढेर होता। बिल्कुल सही समझा। बिना कंकाल के शरीर का कोई निश्चित ढांचा हो ही नहीं सकता। अच्छा। अब हम कंकाल तंत्र के प्रकार देखेंगे। ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। 2 तरह का। हाँ, पहला है बाह्य कंकाल, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है। और दूसरा? दूसरा है अंतः कंकाल, यानी एंडोस्केलेटन, जो शरीर के अंदर होता है, जैसे हम मनुष्यों में। ठीक है। तो पहले बाह्य कंकाल की बात करते हैं। जी। इसमें खास बात यह है कि इसमें मृत ऊतक डेड टिश्यूज पाए जाते हैं। यह शरीर के बाहर एक कवच की तरह काम करता है, सुरक्षा देता है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे कीड़े, बिच्छू, केकड़ा और घोंघा भी, इन सब का बाहरी खोल ही उनका कंकाल है। सही, 1 मिनट, ये मृत ऊतक का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि इन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं नहीं होती, जैसे हमारे नाखून या बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ओ, समझ गई। मतलब उनमें खून का बहाव नहीं होता। सही। और देखो, यहाँ परीक्षा के लिए एक जरूरी बात है, कछुआ। कछुआ? हाँ, उसका जो ऊपरी कवच है वो तो बाह्य कंकाल है, लेकिन उसके शरीर के अंदर अंतः कंकाल भी होता है। अच्छा, तो उसमें दोनों तरह के कंकाल होते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं अंतः कंकाल पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शरीर के अंदर होता है और इसमें जीवित ऊतक यानी लिविंग टिश्यूज पाए जाते हैं। मतलब ये हमारे साथ साथ बढ़ता है और खुद की मरम्मत भी कर सकता है। एकदम सही। यह शरीर के मुख्य ढांचे का निर्माण करता है। और इसके उदाहरण तो सभी कशेरुकी जीव होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे मानव, गाय, कुत्ता, मछली, सांप और पक्षी, इन सब में अंतः कंकाल ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो अंतः कंकाल है वो भी 2 मुख्य घटकों से मिलकर बना है। अच्छा, वो क्या है? पहला है अस्थि यानी बोन, जो कि कठोर होती है। और दूसरा? दूसरा है उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो कोमल होती है। अस्थि और उपास्थि, ठीक है। चलिए पहले अस्थि यानी हड्डी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये नाम याद रखना जरूरी है। ऑस्टियोलॉजी। और ये कठोर संयोजी ऊतक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें खास प्रोटीन पाया जाता है जिसे उसीन कहते हैं। सर, इसे याद कैसे रखें? क्या ये ऑस्टियोलॉजी और ओसीन, ये नाम कुछ मिलते जुलते हैं? हाँ, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। ऑस्टियो का मतलब ही हड्डी से जुड़ा है, तो अध्ययन हुआ ऑस्टियोलॉजी और प्रोटीन हुआ ओसीन। अच्छा, ये तो आसान हो गया। अब देखते हैं कि हड्डी बनती कैसे है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसका निर्माण होता है कोलेजन तंतुओं और कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों से। लवण मतलब सॉल्ट्स? हाँ, सॉल्ट्स। इसमें मुख्य रूप से 2 लवण होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अस्थियों में रक्त नलिकाएं ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं यानी नर्व्स दोनों पाई जाती हैं। तभी हड्डी टूटने पर दर्द भी होता है और खून भी निकलता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जीवित ऊतक है। अब हड्डियों के बीच में एक खोखली जगह होती है, उसे मज्जा गुहा कहते हैं। मैरो कैविटी। हाँ, और इसी में होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो। हाँ, और इसमें जो लाल अस्थि मज्जा होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण करता है। ओ, मतलब खून हमारी हड्डियों के अंदर बनता है। हाँ, खून बनाने की फैक्ट्री हड्डियों के अंदर ही है। हाँ। ये तो कमाल है। और अगर हम हड्डी की सूक्ष्म संरचना देखें, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें कई परतें जिन्हें लैमेला कहते हैं और छोटी छोटी गुफाएं जिन्हें गर्तिका कहते हैं, वो सब भी दिखती हैं। तो हड्डी सिर्फ एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही
जटिल संरचना है। बिल्कुल। तो ये तो हुई अस्थि की बात। अब हम अंतःकंकाल के दूसरे घटक उपास्थि कार्टिलेज की बात करेंगे। जी, जो कोमल होती है। सही। उपास्थि के अध्ययन को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी। और ये एक कोमल संयोजी ऊतक है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कॉन्ड्रिन। अच्छा। हाँ सर, तो जैसे अस्थि के लिए ऑस्टियोलॉजी और ओसीन था, वैसे ही उपास्थि के लिए कॉन्ड्रोलॉजी और कॉन्ड्रिन है। ये याद रखना तो काफी आसान है। हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। उपास्थियां हमारे शरीर में कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है नाक में, कान में। अच्छा, कान और नाक का बाहरी हिस्सा जो लचीला होता है। हाँ, और लंबी हड्डियों के सिरों पर, मतलब जोड़ों पर भी ये पाई जाती है। जोड़ों पर, कुशन की तरह। बिल्कुल, ताकि हड्डियां आपस में रगड़ न खाएं। अब उपास्थि की रासायनिक संरचना को देखें तो इसमें एक बड़ा फर्क है। इसमें लवण के रूप में सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कार्बोनेट नहीं होता। मतलब अस्थि की तरह कैल्शियम कार्बोनेट इसमें अनुपस्थित होता है। हाँ, अनुपस्थित होता है। इसकी जो बाहरी परत होती है उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण और हैरान करने वाली विशेषता ये है कि उपास्थियों में रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं। क्या? अगर इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती तो सर इसे पोषण कैसे मिलता है? ये जिंदा कैसे रहती है? बहुत अच्छा सवाल। यही तो इसकी खास बात है। इससे भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है, खून से नहीं। ओ, लसिका के जरिए। तभी कार्टिलेज की चोट ठीक होने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ब्लड सप्लाई है ही नहीं। तो चलिए जल्दी से अस्थि और उपास्थि के बीच के मुख्य अंतरों को एक बार दोहरा लेते हैं। जी। पहला, प्रकृति। अस्थि कठोर है, उपास्थि कोमल है। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन। अस्थि में ओसीन, उपास्थि में कॉन्ड्रिन। तीसरा और सबसे जरूरी, रक्त संचार। अस्थि में होता है, उपास्थि में नहीं होता। जी। और चौथा, लवण। अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट दोनों होते हैं, जबकि उपास्थि में सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये अंतर तो अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। बहुत बढ़िया। अंत में परीक्षा के लिए ये 5 बातें जरूर याद रखें। जी बताइए। पहला, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। दूसरा, उपास्थि का अध्ययन, कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी। तीसरा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। रेड बोन मैरो। चौथा, हड्डी में प्रोटीन, ऑसीन। और पांचवा, उपास्थि में प्रोटीन, कॉन्ड्रिन। ये पांचों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, इनसे सीधे सवाल बनते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, कंकाल तंत्र के मुख्य घटक। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा। जी, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि कंकाल तंत्र आखिर है क्या? देखिए, सबसे सरल शब्दों में अगर कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र जो किसी भी जीव को एक निश्चित आधार और आकार देता है। आधार और आकार? हाँ, हमारे शरीर का जो पूरा ढांचा है वो इसी कंकाल से बनता है। इसके 3 मुख्य काम हैं, अगर हम बिल्कुल शुरुआत में देखें तो। क्या है वो? पहला है ढांचा, फ्रेमवर्क। दूसरा है आकार, शेप। और तीसरा है आधार, बेस प्रदान करना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंकाल तंत्र के बिना हमारा शरीर वो सिर्फ मांस का एक ढेर होता, जिसका कोई तय आकार नहीं होता। एकदम सही समझा आपने। आप कह सकती हैं कि ये हमारे शरीर की नींव है। ठीक है, तो नींव की बात हो गई। अब इस नींव के ऊपर जो इमारत खड़ी है, मतलब हमारा शरीर, उसमें इस कंकाल के काम क्या-क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। अब बात करते हैं कंकाल तंत्र के कार्यों की। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे ताकि आसानी हो। जी। पहला और सबसे जरूरी काम है सपोर्ट, यानी सहारा। ये हमारे शरीर को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है और उसे एक निश्चित आकार देता है। दूसरा काम है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। ये हमारे शरीर के जो नाजुक आंतरिक अंग है उनकी रक्षा करता है। जैसे हमारी खोपड़ी, वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है, या फिर हमारी पसलियां जो हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। सही बात है। और तीसरा काम है मूवमेंट, यानी संचलन। हमारी हड्डियां अकेली नहीं बल्कि मांसपेशियों के साथ मिलकर हमें चलने, फिरने, उठने, बैठने और हर तरह की गति करने में सहायता करती हैं। अच्छा, तो ये 3 काम तो बहुत ही बेसिक और जरूरी हैं। सहारा, सुरक्षा और संचलन। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, आप इसे SPM से याद रख सकती हैं। SPM? S से सहारा, P से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, और M से मूवमेंट यानी संचलन। SPM, ये अच्छा है। ये तो हो गए 3 काम। जी हाँ, बिल्कुल। और वो काम उतने ही जरूरी हैं, पर उन पर कम बात होती है। चलिए अब इसके कुछ और कार्यों को देखते हैं। बताइए। चौथा काम है स्टोरेज, मतलब भंडारण। भंडारण? हड्डियों को जमा भी करती हैं? बिल्कुल। हमारी हड्डियां हमारे शरीर के लिए एक गोदाम की तरह काम करती हैं।
ये कैल्शियम जैसे जरूरी खनिजों और वसा का भंडारण करती हैं। अच्छा। और जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो वो यहीं से इन खनिजों को वापस ले लेता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और पांचवा काम? पांचवा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रोडक्शन, उत्पादन। हाँ, उत्पादन। हड्डियों के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, हाँ, सुना है। उसी में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज और श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसीज का उत्पादन होता है। सर, ये अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ये असल में होता क्या है? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। ये हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक नरम स्पंजी ऊतक होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां हमारे खून की सारी कोशिकाएं बनती हैं। शरीर की फैक्ट्री? हाँ। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। हाँ। तो अब हमने इसके 5 काम समझ लिए जी। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा कंकाल तंत्र है, ये किन चीजों से मिलकर बना है? सिर्फ हड्डियां ही तो नहीं होंगी इसलिए? नहीं, सिर्फ हड्डियां नहीं है। मानव कंकाल तंत्र के मुख्य घटक 4 हैं। 4? हाँ, सबसे पहला और मुख्य भाग तो बोन्स यानी अस्थियां ही हैं। ये कंकाल का सबसे कठोर हिस्सा है। ठीक है। दूसरा है कार्टिलेज यानी उपास्थि। ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती बल्कि लचीली होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये ज्यादातर हड्डियों के जोड़ों पर पाई जाती है ताकि वो आसानी से मुड़ सकें, घिसे नहीं। वैसे हमारी नाक और कान भी उपास्थि के ही बने हैं। अच्छा, तभी वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, 2 हो गए, अस्थि और उपास्थि। तीसरा क्या है? तीसरा है लिगामेंट्स, जिसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। ये एक बहुत मजबूत ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से। ठीक है। और चौथा? चौथा है टेंडन्स यानी कंडरा। ये भी एक मजबूत ऊतक है लेकिन इसका काम अलग है। ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। अच्छा, यहीं पे सबसे ज्यादा भ्रम होता है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। इन दोनों के नाम और काम में इनका मुख्य अंतर क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए टेंडन, कंडरा और लिगामेंट स्नायु में महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। जी। पहले बात करते हैं टेंडन की। इसका मुख्य काम है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। ये सफेद फाइबर युक्त ऊतक से बना होता है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई मांसपेशी सिकुड़ती है तो टेंडन उस हड्डी को खींचता है जिससे गति होती है। मतलब ये मसल्स की पावर को हड्डी तक पहुंचाता है। समझ गए। अब लिगामेंट के बारे में बताइए। लिगामेंट का मुख्य कार्य है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। इसका काम जोड़ों को स्थिर रखना है, उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखना है। अच्छा। यह पीले फाइबर युक्त ऊतक से बना होता है और इसमें टेंडन से ज्यादा लचीलापन होता है। इसे याद कैसे रखा जाए? कोई आसान तरीका? एक सरल तरीका है। लिगामेंट में एल आता है और एल 2 सीधी रेखाओं जैसा दिखता है, जैसे 2 हड्डियां जुड़ रही हो। बिल्कुल। और टेंडन जो बचा वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ एक और शब्द जानना जरूरी है, फैशिया। ये क्या होता है? ये भी एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अन्य मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, तो अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अंत में कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। पहला, हड्डियों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, कि हड्डियों की संख्या उम्र के साथ बदलती है। अच्छा। हाँ, एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। 300? जी। बाल्यावस्था में यह संख्या घटकर लगभग 270 रह जाती है। और एक वयस्क में? और एक वयस्क व्यक्ति में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हड्डियां कम कैसे हो जाती हैं? क्या वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जन्म के समय कई हड्डियां छोटी छोटी और नरम होती हैं। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, ये छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बना लेती हैं। अच्छा, वो फ्यूज हो जाती हैं? बिल्कुल। इसी फ्यूजन की वजह से हड्डियों की कुल संख्या कम हो जाती है। अब समझ में आया। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है ना? हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या इन्हें किसी तरह से ग्रुप्स में बांटा जा सकता है? हाँ, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें 2 मुख्य ग्रुप्स में बांटना। पहला ग्रुप है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, हाँ, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। और दूसरा है उपांगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें बची हुई 126 हड्डियां होती हैं। अक्षीय और उपांगीय, ये नाम सुनने में थोड़े तकनीकी लग रहे हैं।
आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे सोचिए, अक्षीय कंकाल हमारे शरीर की सेंट्रल लाइन या मुख्य धुरी है। अच्छा। इसमें हमारी खोपड़ी, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी छाती की पसलियां शामिल हैं। इसका मुख्य काम है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब एक तरह का बॉडीगार्ड? हाँ, बिल्कुल सही। ये शरीर का सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सबसे जरूरी अंगों जैसे दिमाग, दिल, फेफड़ों की हिफाजत करता है। अच्छा, तो ये बॉडीगार्ड वाला हिस्सा हो गया। तो फिर ये उपांगीय कंकाल क्या करता है? अगर अक्षीय कंकाल सीक्रेट सर्विस है तो उपांगीय कंकाल एक्शन हीरो है। एक्शन हीरो? हाँ, इसमें हमारे हाथ, पैर, कंधे, कूल्हे की हड्डियां आती हैं। मतलब वो सारे हिस्से जो हमें चलने, दौड़ने, कुछ उठाने में मदद करते हैं। समझ गई। तो सीधी सी बात है, अक्षीय मतलब सुरक्षा और ढांचा, और उपांगीय मतलब हरकत और काम। एकदम सही। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। तो आज हम बॉडीगार्ड यानी अक्षीय कंकाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इसमें भी खास तौर पर खोपड़ी, द स्कल पर। जी, और अकेले खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। ये संख्या तो काफी ज्यादा है। हाँ, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। हमारी खोपड़ी कोई एक कटोरे जैसी हड्डी नहीं है, बल्कि ये कई छोटी बड़ी हड्डियों से बना एक जटिल जिग्जो पजल है। तो इस पजल को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हिस्सा लेते हैं जो सबसे जरूरी चीज यानी हमारे दिमाग की रक्षा करता है। मैं कपालीय अस्थियों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, इनकी संख्या 8 है। ये 8 हड्डियां मिलकर एक मजबूत हेलमेट या कह लें एक तिजोरी बनाती हैं, जिसे क्रेनियम कहते हैं। और इनका एकमात्र काम दिमाग को बचाना है। हाँ, किसी भी बाहरी चोट से। तो ये 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं? इनमें जो सबसे सामने की हड्डी है वो है फ्रंटल बोन, जो हमारा माथा बनाती है। अच्छा। इसके ऊपर और साइड में 2 पैराइटल हड्डियां हैं, कानों के पास 2 टेम्पोरल हड्डियां हैं, और सिर के पिछले हिस्से में एक ऑसिपिटल बोन होती है। एक मिनट, यहाँ एक बात है। आपने कहा कि पैराइटल और टेम्पोरल हड्डियां 2-2 हैं, लेकिन फ्रंटल और ऑसिपिटल 1-1, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारे शरीर के डिजाइन में ही छिपा है, समरूपता यानी सिमेट्री में। हमारा शरीर 2 बराबर हिस्सों में बटा है, एक दायां और एक बायां। तो जो भी हड्डी शरीर की सेंट्रल लाइन पर आती है, जैसे माथे की फ्रंटल बोन, वो एक ही होती है। लेकिन जो हड्डियां साइड में होती हैं, उन्हें दोनों तरफ एक एक होना पड़ता है ताकि सिमेट्री बनी रहे। वाह, ये तो बहुत तार्किक है। क्या इन 8 हड्डियों में कोई ऐसी है जिसे परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है? हाँ, एक हड्डी है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, स्फीनोइड बोन। स्फेनोइड? ये खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से में होती है और इसकी बनावट कुछ तितली जैसी दिखती है। पर इसकी असली खासियत इसकी बनावट नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद एक छोटा सा गड्ढा है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका, ये नाम जरूर खास लगता है। ये खास है क्योंकि इसी गड्ढे में हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड सुरक्षित रहती है। अच्छा, वो ग्रंथि जो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। जी हाँ, तो प्रकृति ने इस मास्टर कंट्रोलर को बचाने के लिए हड्डी के अंदर एक खास सुरक्षित केबिन बना दिया है। ये तो कमाल की जानकारी है। लेकिन इन 8 हड्डियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए बस एक शब्द याद रखना है, OTPSF। OTPSF? हाँ, O से ऑसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से स्फीनोइड, E से एथमोइड और F से फ्रंटल। इस एक शब्द से आपको सभी 8 हड्डियों के नाम याद रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने दिमाग के लिए मजबूत हेलमेट तो तैयार कर लिया, लेकिन खोपड़ी सिर्फ एक हेलमेट नहीं है, ये हमारा चेहरा भी है। तो अब बात करते हैं चेहरे की अस्थियों की, फेशियल बोन्स की। इनकी संख्या 14 है। सही कहा। ये 14 हड्डियां मिलकर हमारे चेहरे का ढांचा बनाती हैं, और इन 14 हड्डियों में एक सुपरस्टार भी है, मैंडिबल, यानी हमारा निचला जबड़ा। ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। सबसे मजबूत हड्डी? ये तो चौंकाने वाली बात है। मुझे लगा था जांग की हड्डी सबसे मजबूत होती है। जांग की हड्डी यानी फीमर सबसे लंबी और वजन सहने में सबसे मजबूत है, लेकिन दबाव और मजबूती के मामले में मैंडिबल का कोई जवाब नहीं। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी कितना कुछ चबाते हैं और ये हड्डी वो सारा दबाव झेलती है, और ये खोपड़ी की एकमात्र हड्डी है जो हिल सकती है। अच्छा, इसी वजह से हम बोल और खा पाते हैं। बिल्कुल। ये तो सचमुच सुपरस्टार है। इसके अलावा चेहरे की और कौन सी हड्डियां महत्वपूर्ण है? 2 और हड्डियों का जिक्र जरूरी है। एक है मैक्सिला, जो हमारा ऊपरी जबड़ा बनाती है, ये फिक्स्ड रहती है, और दूसरी है लैक्रिमल बोन। ये चेहरे की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी? हाँ, और सबसे नाजुक भी। ये हमारी आंख के कोने में होती है, और इसका नाम लैटिन शब्द लैक्रिमा से आया है, जिसका मतलब होता है आंसू। अच्छा, तो इसका नाम इसके काम से जुड़ा है। अब इन 14 हड्डियों के नाम याद रखना तो और भी बड़ा चैलेंज होगा।
इसके लिए भी कोई मजेदार ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। इसके लिए एक वाक्य याद रखना है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। बताइए। वाक्य है माँ ला ना पैसा कौन जाएगा वरना। ये तो किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा है। ये काम कैसे करता है? देखिए, पहला माँ है मैंडिबल के लिए, दूसरा माँ है मैग्जिला के लिए, ला से लैक्रिमल, ना से नेजल, पैसा से पैलेटाइन, कौन से इंफीरियर नेजल कॉन्चा, जाएगा से जाइगोमेटिक और वरना से वोमर। कमाल है। तो अब तक हमने खोपड़ी के बाहरी और सामने के हिस्सों को समझ लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कान की हड्डियों के बारे में भी बात करनी है ना? हाँ, हमारे कान के बीच वाले हिस्से में दोनों कानों में 3-3 यानी कुल 6 हड्डियां छुपी होती हैं, जिन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। जी हाँ, सबसे छोटी, और इनका काम बहुत बड़ा है। इनके नाम हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये तीनों एक चेन की तरह काम करती हैं। आवाज की तरंगों को पकड़कर ये उसे कई गुना बढ़ाकर कान के अंदरूनी हिस्से तक भेज देती हैं। ये एक तरह का मैकेनिकल एम्पलीफायर है। और इन्हीं में से एक हड्डी के नाम एक खास रिकॉर्ड भी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, चावल के दाने से भी छोटी। वाह। और यहाँ एक और मजेदार तथ्य जुड़ता है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस भी इसी स्टेपीज हड्डी से जुड़ी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी मांसपेशी दोनों एक ही जगह एक साथ काम करते हैं। ये तो अद्भुत है ना? इन्हें याद रखने का भी कोई तरीका है? हाँ, इनके नामों के क्रम के लिए आप MIS याद रख सकती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। और इनके आकार को याद रखने के लिए एक और शब्द है HAS। हेस। हाँ, मैलियस का आकार हैमर यानी हथौड़ा जैसा, इंकस का आकार एनविल यानी निहाई जैसा, और स्टेपीज का आकार स्टिरअप यानी घोड़े की रकाब जैसा होता है। चलिए, तो अब हम खोपड़ी की पहेली के आखिरी टुकड़े पर आते हैं। हमने 8 कपालियां, 14 चेहरे की और 6 कान की हड्डियों की बात कर ली। ये हुए 28। वो 29वीं हड्डी कौन सी है? वो 29वीं हड्डी शायद शरीर की सबसे अनोखी हड्डी है। इसका नाम है कंठिका अस्थि। हायोइड बोन। ये कहाँ होती है? यह गले में जीभ के ठीक नीचे होती है और संख्या में सिर्फ 1 है। और इसे अनोखा क्या बनाता है? इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ती। 1 मिनट, क्या कहा आपने? ये किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती? तो फिर ये अपनी जगह पर टिकी कैसे रहती है? हवा में तैरती है क्या? एक तरह से कह सकते हैं। इसीलिए इसे फ्लोटिंग बोन भी कहा जाता है। ये अपनी जगह पर मांसपेशियों और लिगामेंट्स के एक बहुत जटिल नेटवर्क के सहारे टिकी रहती है। अच्छा, तो एक बार जल्दी से खोपड़ी की पूरी गिनती कर लेते हैं। 8 हड्डियां क्रेनियम में, 14 चेहरे में, 6 कान में और 1 ये अनोखी हायोइड हड्डी। कुल मिलाकर हुई 29 हड्डियां। एकदम सही। इस तरह हमारे अक्षीय कंकाल का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा पूरा होता है। तो चलिए अब इनमें से किसी एक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कशेरुक दंड से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। ये हमारे शरीर का आधार है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी? जी, इसका विकास एक खास संरचना से होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड, ये क्या होता है? ये भ्रूण अवस्था में बनने वाली एक रॉड जैसी संरचना है जिससे आगे चलकर पूरा कशेरुक दंड विकसित होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। अब हमारे कशेरुक दंड का जो सबसे पहला कशेरुक है, यानी सबसे ऊपर वाली हड्डी, उसे एटलस वर्टिब्रा कहते हैं। एटलस, जैसे ग्रीक कहानियों में वो देवता जो दुनिया को उठाए रखता था। वही, क्योंकि ये हमारी पूरी खोपड़ी को सहारा देता है। और जो दूसरा कशेरुक है वो एक्सिस कहलाता है। एटलस और एक्सिस। जी। और इनका मुख्य काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है हमारे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को घेर कर उसे सुरक्षा देना। स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होती है। सही बात है। इसे आम भाषा में रीढ़ की हड्डी या बैकबोन या स्पाइन भी तो कहते हैं। जी बिल्कुल। एक वयस्क में इसकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा। और यहाँ एक और रोचक बात है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें 33 कशेरुक होते हैं, लेकिन एक वयस्क में ये संख्या सिर्फ 26 रह जाती है। अरे, हड्डियां कम क्यों हो जाती हैं? ये कहाँ चली जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो कहीं जाती नहीं है। असल में कुछ छोटी हड्डियां उम्र के साथ आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। ओह, अच्छा, मतलब वो जुड़कर एक मजबूत हड्डी बन जाती हैं। एकदम सही। अब हम इन कशेरुकों के प्रकार देखेंगे, ऊपर से नीचे के क्रम में। ठीक है। सबसे पहले गर्दन के क्षेत्र में
इन्हें सर्वाइकल कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। 7 गर्दन में। फिर छाती के पीछे ये है थोरैसिक और इनकी संख्या 12 है। 12। उसके नीचे कमर के निचले हिस्से में आती हैं लंबर, ये 5 होती हैं और ये सबसे मजबूत होती हैं। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12 और लंबर 5। इसके बाद आती है सेक्रम। ये असल में एक हड्डी होती है जो बचपन की कई हड्डियों के जुड़ने से बनती है। अच्छा, ये वही फ्यूज्ड वाली हड्डी है। हाँ। और सबसे आखिर में है कोक्सिक्स। हाँ, ये भी 1 फ्यूज्ड हड्डी है और इसे ही टेलबोन के नाम से भी जाना जाता है। टेलबोन। हाँ। इसे याद कैसे रखें? ये क्रम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप बस संख्या को एक क्रम में याद कर सकते हैं, 7, 12, 5, 1, 1, जैसे कोई फोन नंबर हो। बार बार दोहराने से ये आसानी से याद हो जाता है। 7, 12, 5, 1, 1। ठीक है, ये कोशिश करूंगा। तो ये तो हुई रीढ़ की हड्डी की बात। अब आगे। अब आते हैं वक्ष या छाती पर, थोरैक्स, चेस्ट पर। यहाँ कुल मिलाकर 25 हड्डियां होती हैं। 25? हाँ, इसमें एक होती है उरोस्थी, स्टर्नम, और 24 पसलियां होती हैं, यानी 12 जोड़ियों में। तो वक्ष की सबसे मजबूत हड्डी स्टर्नम हुई? बिल्कुल। स्टर्नम के बारे में कुछ और बातें जानना भी जरूरी है। बताइए। ये वो हड्डी है जो पसलियों को सामने की तरफ से आपस में जोड़ती है। ये छाती के बिल्कुल बीच में होती है और चपटी होती है। ठीक है, इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, और एक बड़ा मजेदार नाम है टाई बोन। टाई बोन, वो क्यों? क्योंकि इसकी जो बनावट है वो गले में पहने जाने वाली टाई जैसी दिखती है, इसीलिए इसे टाई बोन भी कह देते हैं। अरे वाह, ये तो याद रखने का अच्छा तरीका है। जी। इसके 3 भाग होते हैं, मैन्यूब्रियम, स्टर्नल बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये टाई बोन पसलियों को जोड़ने का काम करती है। अब पसलियों, रिब्स की बात करते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 24। और इनका मुख्य काम तो हमारे फेफड़ों और दिल को बचाना है ना? बिल्कुल। फेफड़ों, हृदय और दूसरे जरूरी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना ही इनका मेन काम है। और ये जुड़ती कैसे हैं? पसलियां पीछे की ओर से कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की ओर से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या सारी पसलियां एक जैसी होती हैं? नहीं, यहीं पर डिजाइन की खूबसूरती है। पसलियों के भी 3 प्रकार होते हैं। अच्छा। पहला प्रकार है वास्तविक पसलियां, ट्रू रिब्स। जो पहली 7 जोड़ी पसलियां हैं वो सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें वास्तविक कहते हैं। ठीक है, पहली 7 जोड़ी ट्रू रिब्स। फिर आती हैं कूट पसलियां, फॉल्स रिब्स। ये है 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी। ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। तो फिर ये किससे जुड़ती है? ये तीनों आपस में जुड़कर 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं, मतलब एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए फॉल्स या कूट। और तीसरा प्रकार? तीसरा है मुक्त पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। ये 11वीं और 12वीं जोड़ी है। ये आगे की ओर से किसी से भी नहीं जुड़ी होती, हवा में तैरती रहती हैं, इसलिए फ्लोटिंग। एकदम सही, ये आगे से स्वतंत्र होती हैं। तो मतलब जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हैं वो ट्रू, जो सीधे नहीं जुड़ी वो फॉल्स, और जो आगे से जुड़ी ही नहीं है वो फ्लोटिंग। बिल्कुल सही, आपने एकदम ठीक समझा। शानदार। तो चलिए, आज जो हमने पढ़ा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जी। तो अक्षीय कंकाल, एक्सिल स्केलेटन में कुल 80 हड्डियां। हाँ, जिसमें खोपड़ी में 29, कशेरुक दंड में 26, स्टर्नम में 1 और पसलियों में 24। और इन सब का कुल योग हुआ 80। बहुत बढ़िया। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि मजबूत आधार ही सफलता की कुंजी है। सही कहा। अब आते हैं उपांगीय कंकाल पर। इसमें कुल कितनी हड्डियां थीं? 126। बिल्कुल। अब इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा, वो कैसे? एक है मेखला, गर्डल। इसमें कुल 6 हड्डियां होती हैं। और दूसरा हिस्सा है पाद, यानी हमारे लिम्ब, हाथ और पैर। इनमें होती हैं कुल 120 हड्डियां। 120 हड्डियां सिर्फ हाथ और पैरों में? अरे वाह। पर सर, ये मेखला क्या होती हैं? मेखलाएं वो हड्डियां हैं जो हमारे पाद यानी हाथ और पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती हैं। ये एक तरह से कनेक्टर है। अच्छा, जोड़ने वाली हड्डियां। हाँ, और ये मेखलाएं भी 2 तरह की होती हैं। जी। पहली है अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। ये हमारे कंधे की मेखला है। ये हमारे हाथों को धड़ से जोड़ती है। कंधे की मेखला, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती है 4 हड्डियां। और दूसरी है श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल। ये कूल्हे की मेखला है जो पैरों को धड़ से जोड़ती है। इसमें 2 हड्डियां होती हैं। तो कुल 6 हो गई, 4 कंधे की और 2 कूल्हे की, मतलब
कंधे और कूल्हे की हड्डियां ही मेखलाएं कहलाती हैं। बिल्कुल। और आज हम अंश मेखला के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो जैसा मैंने बताया, अंश मेखला में कुल 4 हड्डियां होती हैं। 2 होती हैं क्लेविकल्स और 2 स्कैपुला। क्लेविकल, ये नाम तो सुना है। हाँ, क्लेविकल को हम आम भाषा में कॉलर बोन भी कहते हैं, गले के पास जो हड्डी महसूस होती है। अच्छा, कॉलर बोन। सर, इस हड्डी के बारे में कोई खास बात, मतलब इसे याद कैसे रखें? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि क्लेविकल को मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी माना जाता है। सबसे कमजोर? जी, और इसे कॉलर बोन के अलावा सुंदर हड्डी या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अच्छा, ब्यूटी बोन, ये तो याद रहेगा। एक और बात ख्याल रखनी है कि जहां क्लेविकल और स्कैपुला जुड़ते हैं, वहां एक गर्त या गड्ढा बनता है, जहां से हाथ की हड्डी जुड़ती है। जी सर। अब हम आते हैं ऊपरी पाद यानी हाथों की हड्डियों पर। ठीक है। दोनों हाथों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती हैं। 60, मतलब हर हाथ में 30। एकदम सही। अब इन हड्डियों के नाम भी देख लेते हैं। बांह के ऊपरी हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। दोनों हाथों में एक एक, तो हो गई 2। ह्यूमरस, ठीक है। फिर कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो दोनों हाथों में 2-2 यानी कुल 4। रेडियस और अल्ना। इसके बाद आती है कलाई, जिसमें होती हैं कार्पल्स। दोनों कलाइयों में 8-8, मतलब कुल 16 हड्डियां। 16 हड्डियां सिर्फ कलाई में? हाँ। फिर हथेली में होती हैं मेटाकार्पल्स, दोनों में 5-5, तो हो गई 10। और आखिर में उंगलियों में होती हैं फैलेंजेस, दोनों हाथों में 14-14, मतलब 28। सर, ये तो बहुत सारी हड्डियां हो गईं। क्या हम इन्हें हिस्सों में समझ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, कंधे से कोहनी तक, जिसे बांह या आर्म कहा जाता है, उसमें एक हड्डी होती है ह्यूमरस। जी, एक ह्यूमरस। और कोहनी से कलाई तक यानी फोरआर्म में 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। हाँ, रेडियस और अल्ना। तो इस तरह कंधे से कलाई तक हर हाथ में 3 हड्डियां हो गईं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब कलाई से आगे? हाँ, अब कलाई से उंगलियों तक आते हैं। असली कमाल तो यहाँ है। एक हाथ के पंजे में कुल 27 हड्डियां होती हैं। 27 सिर्फ एक हाथ में? जी हाँ। अब इनका विभाजन देखिए। कलाई में होती हैं 8 कार्पल्स। 8 कार्पल्स। हथेली में होती हैं 5 मेटाकार्पल्स। 5 मेटाकार्पल्स। और उंगलियों में होती हैं 14 फैलेंजेस। 14 फैलेंजेस। अच्छा, एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब हम लिखते हैं तो मुख्य रूप से 8 हड्डियों का ही उपयोग होता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, दोनों हाथों को मिलाकर कुल 54 हड्डियां सिर्फ कलाई और पंजे में होती हैं। 54 हड्डियां, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजेस, मतलब एक हाथ में 27, तो दोनों में 54। एकदम सही गणना। उपांगी कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं और आज हमारा फोकस इसके 2 मुख्य भागों पर रहेगा। कौन कौन से? एक तो श्रोणी मेखला, जिसे पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, और दूसरा हमारे निचले लिम्ब यानी पैर, जिसमें 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए श्रोणी मेखला से ही शुरू करते हैं। इसे शायद आम भाषा में कूल्हे की हड्डियां भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हिप बोन्स ही हैं और इनकी संख्या 2 होती है। ओके। और मजेदार बात यह है कि हर एक कूल्हे की हड्डी असल में 3 छोटी हड्डियों के जुड़ने से बनती है। 3? जी, इलियम, इसियम और प्यूबिस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये तीनों जुड़कर एक ही अस्थि बन जाती हैं। अच्छा, ये एक हो जाती हैं। वैसे एक सवाल था, क्या पुरुषों और महिलाओं की श्रोणी मेखला में कोई फर्क होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जो मादा श्रोणी होती है यानी फीमेल पेल्विस, वो नर श्रोणी की तुलना में ज्यादा बड़ी और चौड़ी होती है। ऐसा क्यों? ये शिशु जन्म यानी चाइल्ड बर्थ को आसान बनाने के लिए एक तरह का अनुकूलन है। प्रकृति का एक बेहतरीन डिजाइन है ये। समझ गया। तो अब आते हैं निचले लिम्ब पर, मतलब हमारे पैर। हाँ, तो अगर हम पैर की हड्डियों की गिनती करें तो एक पैर में कुल 30 हड्डियां होती हैं। तो दोनों पैरों में मिलाकर 60 हो गई। बिल्कुल। अब इनके नाम जानना भी जरूरी है। जी। तो एक पैर में होती हैं एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फिब्यूला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फैलेंजेस। अरे बाप रे, इतने सारे नाम। सर, इसे याद कैसे रखें? ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे एक एक करके समझेंगे, शरीर के हिस्से के हिसाब से समझेंगे, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं जांग की हड्डी से यानी फीमर से। ओके, फीमर। परीक्षा के लिहाज से इसके बारे में 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे लंबी और सबसे मजबूत। जी, इसकी लंबाई लगभग 48 सेंटीमीटर होती है,
और दूसरी खास बात यह है कि इसकी संरचना खोखली होती है। खोखली, पक्षियों की हड्डियों की तरह? हाँ, कुछ वैसी ही। और अब आते हैं घुटने और टांग पर। जी। घुटने में जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। ये एक खास तरह की हड्डी है जिसे सिस्मोइड हड्डी या सेस्मोइड बोन कहते हैं। सिस्मोइड हड्डी, इसका क्या काम होता है? इसका मुख्य काम है घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करना। अच्छा। और टांग में 2 हड्डियां होती हैं। एक है टिबिया, जिसे शिन बोन भी कहते हैं। माना जाता है कि ये शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। सबसे चमकीली? हाँ, क्योंकि ये त्वचा के काफी करीब होती है। और दूसरी हड्डी है फिब्यूला, जो बाहरी तरफ होती है और सहारा देती है। ठीक है, तो जांग में फीमर, घुटने में पटेला और टांग में टिबिया और फिबुला। बिल्कुल। अब हम पांव की हड्डियों को देखते हैं। अच्छा, जहाँ सबसे ज्यादा हड्डियां हैं। जी। पांव को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। पहला हिस्सा है टार्सल, जो एड़ी और टखने का हिस्सा बनाता है। दोनों पैरों में मिलाकर 14 हड्डियां। 14। दूसरा हिस्सा है मेटाटार्सल, ये पंजे का हिस्सा है। दोनों पैरों में 10 हड्डियां। ठीक है। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है फैलेंजेस, ये हमारी उंगलियों की हड्डियां हैं। दोनों पैरों में मिलाकर 28। तो इस तरह टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस मिलाकर दोनों पैरों में कुल 52 हड्डियां हो गईं। एकदम सही। तो ये तो हड्डियों की बात हो गई, लेकिन हड्डियां आपस में जुड़ती भी तो हैं। बिल्कुल, हड्डियां आपस में जोड़ों या संधियों से जुड़ी होती हैं और जोड़ों के अध्ययन को आर्थरोलॉजी कहते हैं। आर्थरोलॉजी? हाँ। अब गतिशीलता के आधार पर, मतलब वो कितना हिल सकते हैं, इस आधार पर जोड़ 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? जी। पहले है तंतुमय जोड़ यानी फाइब्रस जॉइंट्स। इनमें कोई गति नहीं होती, जैसे हमारी खोपड़ी के जोड़। अच्छा, वो हिलती नहीं? नहीं। दूसरे हैं कार्टिलाजिनस जोड़। इनमें बहुत कम गति होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच के जोड़। बहुत थोड़ी सी। और तीसरे हैं साइनोवियल जोड़। इनमें गति की पूरी स्वतंत्रता होती है, जैसे हमारा घुटना या कंधा। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सिनोवियल जोड़? हाँ, इनकी खासियत ये है कि इनमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल द्रव या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस द्रव का काम क्या होता है? इसका काम है जोड़ों में स्नेहन, मतलब लुब्रिकेशन बनाए रखना। ये हड्डियों को आपस में घिसने से रोकता है और गति को आसान बनाता है। मतलब ये एक तरह का ग्रीस या ऑयल है हमारे जोड़ों के लिए? आप ऐसा कह सकते हैं। अब साइनोवियल जोड़ के भी कई मुख्य प्रकार हैं। जी। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला है बॉल और सॉकेट जोड़। बॉल और सॉकेट? हाँ, ये हमें सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा कूल्हा और कंधा है। अच्छा, तभी हम अपना हाथ पूरा गोल घुमा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा प्रकार है हिंज जोड़, जिसे कब्जा जोड़ भी कहते हैं। कब्जा? दरवाजे के कब्जे जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये सिर्फ एक दिशा में गति करने देता है, जैसे दरवाजा खुलता और बंद होता है। उदाहरण के लिए हमारा घुटना और कोहनी। समझ गया। घुटना सिर्फ आगे पीछे मुड़ता है, दाएं बाएं नहीं। सही। फिर आता है पाइवोट जोड़। इसमें एक हड्डी दूसरी के ऊपर एक बिंदु के चारों ओर घूमती है, जैसे हमारी गर्दन जब हम ना में सिर हिलाते हैं। ओके। फिर है ग्लाइडिंग जोड़। इसमें हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, जैसे हमारी कलाई और टखने में। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट के लिए। जी। इसके बाद आता है सैंडल जोड़। ये थोड़ा खास है। ये आगे पीछे और दाएं बाएं गति करने देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे अंगूठे का आधार। अंगूठे का जोड़? हाँ, इसी जोड़ की वजह से हम चीजों को पकड़ पाते हैं। अच्छा, और कोई प्रकार? एक और है कॉन्डिलॉइड जोड़। यह वृत्ताकार गति करने देता है, लेकिन पूरी तरह घूम नहीं सकता, जैसे हमारी उंगलियों के गांठ यानी नकल्स। वाह, मतलब हर तरह की मूवमेंट के लिए एक अलग खास तरह का जोड़ बनाया। बिल्कुल, प्रकृति का डिजाइन एकदम सटीक है। अच्छा, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक और शब्द है जिसके बारे में जानना जरूरी है। महारंध्र। हाँ, फोरामिन मैग्नम। ये हमारी खोपड़ी के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद होता है। इसका क्या महत्व है? यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु गुजरती है और मस्तिष्क से जुड़ती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन गेटवे है। अच्छा, तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। जरूर। तो निचले लिम्ब की हड्डियां दोनों पैरों को मिलाकर फीमर 2, पटेला 2, टिबिया और फिब्यूला मिलाकर 4, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फैलेंजेस 28। कुल मिलाकर 60 हड्डियां। जी। और जोड़ों के प्रकार और उनके उदाहरण बॉल और सॉकेट का उदाहरण कूल्हा और कंधा, हिंज जोड़ का घुटना और कोहनी, पाइवट जोड़ का गर्दन,
सैंडल जोड़ का अंगूठा और ग्लाइडिंग जोड़ का टखना और कलाई। बहुत बढ़िया, ये रिवीजन बहुत काम आएगा। तो आज हमने मानव कंकाल तंत्र की 206 हड्डियों के विभाजन को समझा। जी सर। हमने अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियां और उपांगीय कंकाल की 126 हड्डियों के बारे में जाना। और खास तौर पर हमने कंधे की मेखला और हाथ की सभी 30 हड्डियों की विस्तृत गणना भी सीखी। हाँ जी सर, आज सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा मानव कंकाल तंत्र पर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।